आया लाइव? हाँ, अभी दिखा रहा है। आ गया। आवाज मेरी आ रही है? एक सेकंड। हेलो, आवाज ठीक है? ठीक है। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये तकनीकी सेटिंग करने में थोड़ी सी देर हो गई, और आप में से कोई मुझे साइड में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है। आज एक सबसे पहले वाणी प्रकाशन का आभार कि उन्होंने मुझे लाइव करने के लिए कहा। वैसे आज का दिन जो है वो बहुत भारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रंगमंच और सिनेमा की एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े नाम का असमय निधन हो गया है, जिसका नाम इरफान खान है। हम जानते हैं कि इरफान खान 2 सालों से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे, जो काफ़ी कठिन था उससे निकलना, लेकिन वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे उस बीमारी से। तो उस लड़ने की कोशिश के दौरान भी ये संभव मतलब अचानक से कल रात उनकी तबीयत बिगड़ी बिगड़ी और फिर उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। लेकिन फिर भी ये संभव नहीं हो सका कि वो उनको बचा लिया जाए। 2 दिन पहले उनकी माँ का इंतकाल भी हुआ था। इरफान के काम की सूची हम जानते हैं, एक लंबी काम की सूची है। 1984 से 87 के बीच वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक थे। 87 में वहाँ से पास आउट हुए। 87 में ही उन्होंने प्रसन्ना के निर्देशन में एक ये चमक रहा है बार-बार, पता नहीं क्यों। प्रसन्ना के निर्देशन में एक काम किया था, एक नाटक किया था जिसका नाम था लाल घास पर नीले घोड़े। इस पे बाद में एक टेलीफ़िल्म भी बनी थी जिसकी पटकथा प्रसिद्ध हिंदी लेखक, कहानीकार अ, और कवि उदय प्रकाश ने लिखी थी। इस नाटक में अभिनय करने के लिए भी उनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। फुजियामा नाम का एक नाटक और अभिनय करने के लिए उसकी प्रशंसा हुई थी। इनके बैच में आलोक चटर्जी जैसे अभिनेता थे। तो इरफान खान का गोल फिक्स था कि उनको रंगमंच में कम समय बिताना था और टेलीविज़न सिनेमा की दुनिया में ही जाना था। तो 87-88 के करीब में ही 88 में उन्होंने सलाम बॉम्बे फ़िल्म में काम मिल गया। एक डॉक्टर की मौत जैसे फ़िल्म में, दृष्टि में फ़िल्मों से उन्होंने काम शुरू किया। फिर बाद में वो चाणक्य सीरियल, चंद्रकांता सीरियल हमारी पहली स्मृति जो इरफान खान की है, वह चंद्रकांता सीरियल की है कि चंद्रकांता में हमने उन्हें देखा था। चंद्रकांता सीरियल में हमने उन्हें देखा था। बद्रीनाथ की भूमिका करते थे और उसमें वो पंडित जगन्नाथ के साथ, जिसकी भूमिका में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक स्नातक राजेंद्र गुप्त जी थे, उनके साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी लगती थी। इरफान फिर 2003 में, अच्छा ये लंबा वक्त लग गया, 87 से लेके 2003 तक 16 साल का वक्त लग गया उनको पहचान अर्जित करने में। वैसे भी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया था, सलाम बॉम्बे में, और द वॉरियर नाम से एक फिल्म बनी थी, उसमें भी उन्होंने काम किया था, बाहर बनी थी, विदेशों में भी, हॉलीवुड की फिल्मों में उनको काम मिला था। बाद में उनको तो ऐसी मशहूर फिल्मों में काम मिला जिसमें स्लम डॉग मिलेनियर, अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई और द नेम शेक जैसी फिल्मों में उनको काम मिला, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। लेकिन हिंदी सिनेमा जगत ने उनकी प्रतिभा को बहुत देर से पहचाना। 16 साल लगे। 2003 में जब हासिल रिलीज हुई, और हासिल बाद में कल्ट फिल्म के तौर पे याद की जाती है, जिसमें रणविजय का किरदार उन्होंने निभाया, और उसमें उनको फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला। बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला। तो इसमें उसके बाद उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उसके बाद उनको लगातार काम मिलने लगा, और लगातार काम मिलने लगा, जिसके कारण ये मैं थोड़ा सा फोकस अब चेंज कर देता हूँ। लगातार काम मिलने लगा जिसके कारण अब उनको ऐसी भूमिकाएं भी मिलने लगी जैसी जिसमें उनको केंद्र में रख के किरदार लिखे गए थे। जैसे आप करीब करीब सिंगल हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जैसे फिल्म, मदारी जैसी फिल्म में उनको केंद्र में रख के लिखी गई थी। इरफान खान को हम लोग उनकी आवाज़ और उनकी आंखें के कारण याद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभिनय के छात्र होने के नाते और लंबे समय से अभिनय को देखने के कारण
कि वो शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिस पर अभिनय के दौरान काम नहीं लेते थे वो। और मैं छोटी-छोटी भूमिकाओं में भी वो काफ़ी असर छोड़ते थे। जैसे आप 2 फ़िल्में आप उनके याद कीजिए, लाइफ इन मेट्रो और एक मुंबई मेरी जान फ़िल्म। मुंबई मेरी जान में उन्होंने एक इडली बेचने वाले की भूमिका निभाई निभाई थी। और मुंबई और लाइफ इन मेट्रो में कोनकुना सेन शर्मा के अपोजिट थे, वो काफ़ी एक दिलचस्प किरदार था। उसमें जब वो कोनकुना सेन शर्मा के लिए पैरवी करते हैं उनकी नौकरी के लिए, जिसको वो डिंग डोंग भिड़ाना कहते हैं, उस समय उनके कंधों और उनके शर्ट और उनकी आंखों की चमक देखिए कि लगता है जैसे सब कुछ उसमें एक्ट कर रहा हो। इसी तरह मुंबई मेरी जान में साइकिल चलाते हुए और इडली बेचते हुए जो उनका अभिनय है, वो भी बहुत प्रभाव करने वाला है। जो बड़ी फिल्में हैं जो जिसके चलते उनको याद किया जाएगा, पान सिंह तोमर में, वो हम जानते हैं कि पान सिंह तोमर और हासिल के लिए उनको याद किया जाएगा। पान सिंह तोमर में जैसे वो एक स्टीपल चेज के धावक जो रेस से भाग नहीं सकता, भागता है तभी जब रेस खत्म हो जाए और जीवन की रेस उनकी खत्म हो जाती है। और जैसे उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में अदा किया, और अच्छा गौर कीजिए कि ना वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ना उनका बुंदेलखंड की भाषा से कोई उतना परिचय था, लेकिन वो इलाहाबादी लगते हैं हासिल में, इतने इलाहाबादी जितने आमतौर पे बाद में इलाहाबाद में जो लोग रहने जाते हैं, नए छात्रों से मेरा परिचय है, तो जानता हूँ कि इलाहाबाद के लिए एक टेक्स्ट बुक के तौर पे वो हासिल फिल्म को देखते हैं और हासिल फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इरफान खान को हम कई तरीके से फिल्मों में देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर वो जीते तो उनका बेहतरीन काम आना था। वो उनकी एक और खासियत थी जो कई लोगों ने भी इस खासियत को पहचाना है कि वो जो फिल्मी विजय कुमार का मैं लाइव सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो फिल्म लाइन में एक बात चलती है कि फलाने ने फलाने का रोल खा गया, उसको साइड कर दिया, उसको धीमा कर दिया। लेकिन इरफान खान के साथ ऐसी बात थी कि वो जब किसी सह अभिनेता के साथ काम करते थे तो उसमें वो पूरे थे, ओवर शैडो नहीं करते थे। चाहे आप द लंच बॉक्स में ही देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता है, लेकिन मुझे लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अभिनय एक्सपोज हो जाता है कई बार इरफान खान के सामने, और इरफान खान अंडर एक्टिंग करते हुए एक जुगलबंदी के तहत दोनों के अभिनय को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह पान सिंह तोमर की जब शुरुआत होती है और ब्रिजेंद्र काला जिनको हम जानते हैं, वो भी अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन एक लिमिटेड शैली के साथ वो अभिनय करते हैं, और उनकी जो बातचीत होती है उससे वो फिल्म का जो मूड सेट होता है उसमें भी है। तो इस तरह बहुत सारी फिल्मों में देखेंगे जहाँ सह अभिनेताओं के साथ जुगलबंदी करते हुए जो केमिस्ट्री उनकी रणविजय सिंह के साथ हासिल में बनती है, और ये आपने एक एक कलाकार को आप पहचानते हैं हासिल के, जो उनके गुरिल्ला फौज के मेंबर हैं। तो ये जो जुगलबंदी है जो अभिनेताओं के साथ करते हैं, जिसमें दोनों का काम साथ रह के निकलता है, ये उनके उस अभिनय प्रतिभा को और मजबूती से स्थापित करता है जो इरफान खान के साथ। इरफान खान के बारे में जानते हुए हमें बहुत सारी बातों को आगे मुझे लगता है कि अभी उनको और जीना चाहिए था, और बेहतर काम वो कर सकते थे, और उनके करने की इच्छा भी थी। जो आखिरी में संदेश हमने सुना था उसमें उन्होंने और एक मैसेज छोड़ा हुआ था कि उनका स्टेशन लगता है जैसे आ गया और किसी भी जगह उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जबरन ईश्वर या खुदा ने उनकी गाड़ी का जो है वो बीच रास्ते में वैक्यूम करके उनको उतरने के लिए विवश कर दिया। तो जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, फिर से ऐसा इरफान हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अवसर है मुझे एक मैं जो जो विषय है हम लोग उस विषय पे आएंगे, लेकिन पहले मैं इरफान खान को ट्रिब्यूट कर देना चाहता हूँ, मौका मिला है। रंग प्रसंग में सिनेमा और रंगमंच को लेकर विशेषांक छपा था अप्रैल-जून 2005 में। रंग प्रसंग का अंक है 18। रंग प्रसंग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से छपने वाली पत्रिका है। इसमें उन्होंने इरफान खान ने अजय ब्रह्मात्मत से बातचीत की है और ये एक लेख के शक्ल में छपा है। इसमें से इरफान खान का लेख हमें हासिल हुआ है, तो कुछ पंक्तियां मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये इरफान खान की पंक्तियां हैं जो अजय ब्रह्मात्मत से बातचीत में हासिल हुई है। वो कहते हैं कि अभिनेताओं के आगे काम आने के लिए भी जो सिनेमा में काम करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये है, और अभिनय को जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी है। सिनेमा में रंगमंच से आए अभिनेताओं पर थिएट्रिकल होने का अभियोग लगता रहा है। मुझे लगता है कि इस टर्म का उपयोग लापरवाही के साथ हो रहा है। हमारे समीक्षक प्रशिक्षित नहीं है,
वे किसी भी पारिभाषिक शब्द को उसके अर्थ और संदर्भ से अलग ले जाकर इस्तेमाल करते हैं। आप रिव्यू पढ़ें तो यही मिलेगा कि उसने खुद को दोहराया, रोल के साथ न्याय किया और रोल निभा नहीं पाया। क्या एक्टिंग को ऐसे ही समझा और समझाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि रंगमंच से सिनेमा में आए अभिनेता को कोई खास महत्व दिया जाता है। कई बार के अभिनेताओं का संघर्ष लंबा हो जाता है। हाँ, किसी प्रकार आपने जगह बना ली तो अवश्य रंगमंच से आने का उल्लेख किया जाता है। आपकी प्रतिभा का श्रेय रंगमंच को दे दिया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कलाकार की वैयक्तिक प्रतिभा को भी तो रेखांकित करना चाहिए। मैं अपनी बात कहूं तो आरंभ में कैमरे के आगे बहुत बंधा महसूस करता था। मुझे ज्यादा जूझना पड़ा। लगातार अभ्यास के बाद मैं कैमरे के आगे सहज हो सका। रंगमंच की आरंभिक ट्रेनिंग में जितना मैंने सीखा उससे आगे कोई एडवांस ट्रेनिंग नहीं हुई। रंगमंच का प्रशिक्षण कई बार आड़े भी आता है। फिल्म देखते समय पता चलता है परफॉर्मेंस में झटका लग रहा है, समीक्षक भी उसे गौर नहीं कर पाते। आम दर्शकों की बात तो छोड़ें, खुद को एहसास होता है अपनी गलतियों का। यानी कि एक ऐसा अभिनेता है जो थिंकिंग एक्टर है। रंगमंच ने जो उसको दिया है और रंगमंच की जो लिमिटेशंस हैं, जो कैमरे के सामने अभिनय करने में आड़े आती हैं, और फिर उस अभिनय का जो रिसेप्शन है, इन तीनों के बीच जो क्रिया व्यवहार चलता है उसको कितनी गहराई से पहचानने की क्षमता इरफान रखते हैं, और साथ ही अपनी लिमिटेशंस भी महसूस करते हैं और ये पाते हैं कि इस लिमिटेशंस को ब्रेक करने की कोई ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। इसको वो प्रैक्टिस के जरिए ट्रेन करते हैं अपने आप को, और फिर अपनी लिमिटेशंस को आगे बढ़ाने की और अपने को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सप्लोरेशन उत्तरोत्तर उनकी फिल्मों में देखा जा सकता है, और फिर उन्होंने कहा ही है कि कई बार अभिनेताओं को पहचानने में लंबा समय लग जाता है। मुझे भी लगता है कि हमने क्या, हिंदी सिनेमा ने इरफान खान को पहचानने में बहुत देर कर दी और वो बहुत जल्दी चले गए। तो इरफान खान को मेरे तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। बहुत सारे लोग इस लाइव में जुड़े हैं। प्रवीण शेखर जी हैं, सुनीता जी, प्रकाश, रविरंजन जी, हैं कुमार, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और फिर मैं आता हूं अपने विषय पे, जिसका नाम है हिंदी रंगमंच की कुछ प्रमुख रंगमंडलियों का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। रंगमंडलियों का जिक्र इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले हम जानते हैं कि उषा गांगुली जी का देहांत हुआ, और उषा गांगुली जी एक रंगमंडली चलाती थी जिसका नाम है रंगकर्मी। उस रंगमंडली की आयु 44 साल की होने वाली है। लेकिन अगर आप इस रंगमंडली के बारे में कुछ शोध करना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, तो शायद ही आपको कुछ मिलेगा। बहुत मुश्किल से आपको खोजना पड़ेगा। अगर आप संस्था के पास चले जाते हैं तो संस्था के पास जाने के बाद आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो हिंदी में एक तो रंगमंच पर शोध करने और रंगमंच के बारे में लिखने की परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। एक जमाने में बहुत अधिक थी, और हिंदी की रंग आलोचना, अगर आप हिंदी भारत में और भाषा तो नहीं, लेकिन और भाषा के बारे में मेरी उतनी जानकारी नहीं है। मराठी की रंग आलोचना बहुत समृद्ध है। अंग्रेजी रंग आलोचना की तुलना में हिंदी रंग आलोचना बहुत समृद्ध रही है। और जब नटरंग पत्रिका शुरू हुई थी, उसी के आसपास अंग्रेजी की एक पत्रिका इनैक्ट शुरू हुई थी। रंग प्रसंग के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने थिएटर इंडिया नाम की मैगजीन शुरू की थी। लेकिन ये दोनों मैगजीन लोकप्रियता में और चलने के क्रम में अंग्रेजी की मैगजीन को रंग प्रसंग और नटरंग ने पीछे छोड़ दिया था। इनैक्ट चल के बाद में बंद हो गई, लेकिन नटरंग अभी भी प्रकाशित होती है। तो इन सारे मैगजीन्स में भी ये जो काम है रंगमंडलियों का बिखरा पड़ा है, और आज़ादी के बाद जो रंगमंच को संवारने का काम है और उसको एक आकार देने का काम है, वह आकार रंगमंडलियां ही देती रही हैं। मुश्किल तौर पर सबने ये कोशिश की है, आज़ादी के बाद जो थिएटर कर्मी थे उन लोगों ने कोशिश की कि एक रंगमंडल होना चाहिए। और इसके प्रमुख स्तंभकार जो आज़ादी के बाद के रंगमंच के स्थापक लोग थे, इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर थे। लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी बहुत अगर आप पीछे से करना चाहें तो भारत में थिएटर रंगमंडलियों से एक ऐसी थिएटर कंपनियां जिसके पास अभिनेता बाकायदा नौकरी पे रखे जाते हैं पेशेवर थिएटर करने के लिए, उनके साथ अनुबंध किया जाता है, और अभिनेताओं की एक मंडली होती है जिसमें, और अभिनेताओं के साथ संगीतकारों की, अभिकल्पकों की भी मंडली होती है, और सब मिलके एक कंपनी की तरह, पेशेवर कंपनी की तरह नाटक प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत जाहिर है कि जब आधुनिक हिंदी रंगमंच की शुरुआत हो रही थी
उसी समय अंग्रेजी के जो पेशेवर थिएटर कंपनियां अंग्रेजों के मनोरंजन के लिए आती थी, उसको देखने के बाद और उसी के तर्ज पे पारसी लोगों ने ऐसी कंपनियों की स्थापना शुरू की थी, जिससे जो शुरुआती जो पारसी कंपनियां थी, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, इसके बारे में विस्तार से नहीं बात करेंगे, बस थोड़ी सी चर्चा। जो विक्टोरिया नाटक मंडली थी या अल्फ्रेड कंपनी थी, ये शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे देश भर में पारसी थिएटर कंपनियों की शुरुआत हुई, जहाँ पे नाटक करने का मतलब था कि व्यवसाय करना और कमाई के लिए दर्शकों की कमाई से ये नाटक चलता था। तो वहाँ पे पेशेवर लेखक थे जो उद्बंध के तौर पर लिखे जाते थे नाटक लिखने के लिए। जो 3 बड़े पारसी के नाटककार हैं, आगा हास्य कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब और पंडित राधेश्याम कथावाचक, ये तीनों अनुबंधित लेखक थे। फिर यहाँ थिएटर के अभिनेताओं को भी अनुबंध पे रखा जाता था, जिसमें बाद में बहुत सारे अभिनेता फिल्मों में काम करने के लिए चले गए। मास्टर फिदा हुसैन एक कलाकार ही थे और बहुत सारे लोग, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, ये लोग शुरू में पारसी थिएटर के ही कलाकार थे जो बाद में पारसी थिएटर में चले गए। तो इसके तर्ज पे देश भर में पारंपरिक रंग शैलियों में पेशेवर तरीके से थिएटर कंपनियां स्थापित करने की का एक प्रचलन चल पड़ता है। आप देखेंगे इस समय नौटंकी की कंपनियां हैं, नाच की कंपनियां हैं। भिखारी ठाकुर भी अपना एक कंपनी, नाच कंपनी जैसा ही चलाते हैं, जो अनुबंध पे और साटा पे जाके देश दुनिया में नाचती हैं। नौटंकी की कंपनियों का तो इतिहास है ही, तो ये पहले से चला रहा है। आधुनिक रंगमंच में शौकिया रंगमंडलियों की हिंदी रंगमंच में कोशिश बहुत होती है लेकिन स्थापना करने की, और कुछ देर चलता है, बाद में वो भंग होते जाता है। आजादी के बाद पेशेवर रंगमंच स्थापित करने की कोशिश तेज हो जाती है और इसमें 2 प्रमुख संस्थाओं का भी योगदान है, जिसमें एक का नाम है इप्टा, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी और उसी 1956 तक वो काफी सक्रिय रहती है। इप्टा में एक सेंट्रल ट्रूप भी बनता है, जिसमें सेंट्रल ट्रूप में देश दुनिया के मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकारों को इस सेंट्रल ट्रूप में रखा जाता है, जिसमें नाटककार हैं, नृत्य कर्मी हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, और इस सेंट्रल ट्रूप से ही इप्टा की प्रसिद्धि बढ़ती है। इप्टा में बलराज साहनी है, हबीब तनवीर हैं, शंभू मित्रा है, इत्यादि सारे लोग हैं। बहुत सारे नाटक लिखे जाते हैं, शतरंज के मोहरे, शांति दूत कामगार, दक्कन की एक रात, बहुत सारे नाटक खेले जाते हैं। 1956 के बाद इप्टा में बिखराव आ जाता है और ये सारे लोग जब इप्टा से निकलते हैं तो सब लोग अपनी अपनी मंडली बनाने शुरू करते हैं। उधर शंभू मित्रा भी बंगाल में जाके रंगकर्मी नाम से थिएटर कंपनी बनाते हैं और हबीब तनवीर नया थिएटर नाम से 1959 में एक थिएटर कंपनी बनाते हैं। लेकिन हबीब तनवीर की थिएटर कंपनी से पहले, और हबीब तनवीर अभिनय के बारे में जब अपने विचार रखते हैं तो ये बराबर कहते हैं कि उनको एक ऐसा थिएटर समूह चाहिए जहां पे अभिनेता एक साथ रह के किसी काम में लगें और उनका समूह एक साथ काम करके थिएटर करें। और इसकी प्रेरणा इनको पश्चिम के रंगमंच जो वो काफी घूम के आए थे 1954 में, हबीब साहब पहले बॉम्बे, नागपुर के बाद बॉम्बे चले जाते हैं सीधे। बॉम्बे में फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, उनको फिल्मी दुनिया रास नहीं आती है, वहाँ पे इप्टा में काम करते हैं। उसके बाद दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली में आके यहाँ पे एक ओखला थिएटर बनाते हैं और आगरा बाजार प्रोड्यूस करते हैं 1954 में। और वहीं आगरा बाजार देखने के बाद बेगम कुदसिया जैदी से उनकी मुलाकात होती है। कुदसिया जैदी चाहती हैं कि एक यहाँ पे थिएटर कंपनी बने, तो हबीब साहब, लेकिन इसके पहले वो थिएटर कंपनी बनती, हबीब साहब चले जाते हैं विदेश, राडा चले जाते हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में पढ़ने के लिए। रॉयल एकेडमी ड्रामेटिक आर्ट्स में पढ़ते हुए वो देख पाते हैं कि यहाँ पे जो वो थिएटर सीख रहे हैं वो थिएटर उनके बहुत काम नहीं आने वाला। तो 1 साल के बाद ही वो उठ जाते हैं और वो उसके बाद वहाँ से निकल के एक ब्रिटिश ओल्डविक थिएटर ज्वाइन करते हैं, वो भी पेशेवर नाट्य मंडली है। और उसके बाद पूरे यूरोप में घूम के वो थिएटर कंपनियों को देखते हैं, जिसमें बर्लिन एंसेम्बल भी है जो बर्टोल्ड ब्रेक्ट की थिएटर कंपनी है। बर्टोल्ड ब्रेक्ट से मिलना चाहते हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, ये अलग प्रसंग है। तो वो देखते हैं कि यूरोप में कैसे थिएटर कंपनियों के जरिए, जहाँ पे अभिनेता पेशेवर तौर पे एक साथ रह के इस रंगकर्म में रत हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। शौकिया मंडलियों की तरफ बिखराव नहीं है और पेशेवर टेक्सचर की, पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ दीर्घजीवी नाटक तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है, शौकिया मंडलियों के साथ दिक्कत ये होती है कि 1 शो 2 शो के बाद शो बिखर जाता है,
फिर उसको तैयार करने में दुगुनी मेहनत होती है। लेकिन जब आप पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ उसको दर्शकों को बार बार दिखाने के लिए नाटक तैयार करते हैं, तो आपको अभिनेताओं की एक पूरी टीम चाहिए और उससे एक सार्थक रंगकर्म भी हो पाता है। तो 1959 में वो आते हैं लौट के वापस, और तब तक हिंदुस्तानी थिएटर की नींव पड़ चुकी है, और मोनिका मिश्र जो बाद में हबीब तनवीर की पत्नी बनती हैं, मोनिका मिश्र के साथ काम शुरू होता है। और मोनिका मिश्र उनके लिए एक नाटक प्रोड्यूस करती हैं, शकुंतला नाम से एक नाटक शकुंतला से प्रोड्यूस करती हैं। ये हबीब तनवीर आ जाते हैं, तो हबीब तनवीर हिंदुस्तानी थिएटर के लिए मिट्टी की गाड़ी करते हैं। मिट्टी की गाड़ी जो शूद्रक के नाटक मृच्छ कटिकम का रूपांतरण है, और इसी नाटक में पहली बार वो 6 रंगकर्मियों को छत्तीसगढ़ से लेके आते हैं, जिसमें भुलवा राम, लालू राम और मदन लाल इत्यादि लोग हैं, 6 लोग हैं। और उसी के बाद से लगातार सिलसिला शुरू हो जाता है छत्तीसगढ़ से कलाकारों को लेके आने का। तो 1959 के बाद हिंदुस्तानी थिएटर में चाहती हैं कुदासिया जैदी की दूसरा जो नाटक खेला जाए वो मुद्रा राक्षस खेला जाए। हबीब तनवीर इसके लिए तैयार नहीं हुए और समय चाहते हैं, फिर दोनों का मतभेद होता है और हबीब तनवीर अलग हो जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी थिएटर को कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद पहला पेशेवर थिएटर कंपनी हिंदी में बनता है, और उसका उसी दौरान बहुत सारा योगदान भी है। तो वो अलग हो जाते हैं और अपनी एक स्वतंत्र कंपनी बनाते हैं, जिसको नया थिएटर के नाम से हम लोग जानते हैं। और नया थिएटर 1959 के बाद आज तक गतिशील है और इतने बहुत सारे नाटक दिए हैं। 70-71 के बाद जाके इसका एक पेशेवर स्वरूप आ जाता है, और 70 तक संघर्ष करते हैं, और फिर बाद में जाके 3 नाटकों से छेरा छेरी, गौरा गौरी, और फिर एक एक्सपेरिमेंट जैसा होता है, गांव के नाम ससुराल, मोर नाव दावान। और उसके बाद उनका जो मैग्नम ओपस है हबीब तनवीर का, चरणदास चोर, वो 75 में प्रोड्यूस करते हैं। और इससे पहले 71-72 में ही जब उनको संगीत नाटक अकेडमी मिलता है, तो आगरा बाजार को रिवाइव करते हैं। उसके बाद उनके थिएटर कंपनी में लगातार ऐसे नाटक हैं जिसका बराबर वो शो करते रहते हैं। और फिर ये थिएटर कंपनी में एक ऐसे अभिनेताओं का जमावड़ा होता है, जिसमें भुलवा राम हैं, फिदा बाई हैं, गोविंद राम निर्मलकर हैं, मदन लाल निषाद हैं, रामचरण निर्मलकर हैं, देवीलाल नाग हैं, नामों के पूनम देवी हैं, खुद अभी तो उनके बेटी नगीन तनवीर हैं, शंकर हैं, रामचरण ऋषि हैं, बहुत सारे नाम हैं जो नया थिएटर के साथ काम करते हैं। और नया थिएटर के नाटकों की लिस्ट आप देखें कि लाला शोहरत राय जो मॉलियर के नाटक बुर्जुअस जेंटलमैन पे है, शाजापुर की शांतिबाई जो ब्रेट के नाटक गुड वुमेन ऑफ सेजवान पे है, और फिर चरणदास चोर के बाद आगरा बाजार, फिर भास के नाटकों पे की एक प्रस्तुति करते हैं, जिसमें वो पंडवानी के गायक पूनाराम निषाद को लेकर आते हैं। और लगातार हबीब तनवीर फिर 80 के दशक में हिरमा की अमर कहानी करते हैं, और उनका रेपर्टरी कंपनी लगातार चलते रहता है। हिरमा की अमर कहानी के दौरान फोर्ड कंपनी उनको से फाइनेंस हुआ रहता है कि वो ग्रामीण और शहरी रंगमंच को मिलाकर एक नाटक तैयार करें। उस समय तक नया थिएटर में शहरी रंगकर्मियों का आगमन नहीं होता था। नया थिएटर में इससे पहले दीपक तिवारी आ चुके हैं, लेकिन दीपक तिवारी छत्तीसगढ़ी कला में उनको महारत हासिल है और वो करते हैं। तो उसके बाद जाके नया थिएटर में फिर शहरी रंगकर्मियों का आगमन शुरू होता है, और बाद में बहुत सारे लोग, एक स्कूल की तरह बनता है नया थिएटर। और आगरा बाजार फिर एक बार जाके 1989 में रिवाइव होता है। उसको नेहरू सेनेटनरी फेस्टिवल के लिए उसको फिर से तैयार किया जाता है। उस आगरा बाजार का कॉम्पोजिशन ऐसा है जिसमें शहरी अभिनेता और ग्रामीण अभिनेता सभी काम करते हैं। और आगरा बाजार में तो ऐसे अभिनेताओं ने काम किया है जिसका हम नाम सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। उसमें रेखा भारद्वाज ने काम किया है, कुमार शर्मा ने काम किया है उसमें। जो थिएटर के आलोचक हैं महेश आनंद जी, वो भी क्राउड में काम कर चुके हैं। देवेंद्र राजनपुर, रोशन सेठ ने उसमें शोहदे की भूमिका की थी। तो बहुत बड़े बड़े नामों ने आगरा बाजार में काम किया। तो उसके बाद हबीब तनवीर 90 के बाद, नया थिएटर के बाद वो दिल्ली में काम करते रहते हैं, और 90 के दशक में जमादारी रिप्रोड्यूस करते हैं, और कामदेव का अपना, वसंत ऋतु का सपना करते हैं, आखिरी वेणी संहार करते हैं। और वो मुद्रा राक्षस जो 1959 के दशक में जो उन्होंने कुदासिया जैदी के साथ करने से मना कर दिया था, उसको फिर से एक बार हिंदी में रिवाइव करते हैं नया थिएटर।
उससे पहले वो द सिग्नेट रिंग के नाम से एक अंग्रेजी में प्रस्तुति कर चुके थे, लेकिन छत्तीसगढ़ी और शहरी अभिनेताओं को मिला के मुद्रा राक्षस करते हैं, जिसमें रामचंद्र सिंह जो आज नया थिएटर के निदेशक हैं, उन्होंने उसमें चाणक्य की भूमिका की थी और अनूप रंजन पांडे चंद्रगुप्त बने हुए थे। प्रस्तुति क्रम थे नया थिएटर 2009 तक, जब हबीब साहब जिंदा रहते हैं, तो राज रक्त आखिरी प्रस्तुति है जो हबीब साहब प्रोड्यूस करते हैं। नया थिएटर एक ऐसी कंपनी है जो कई बड़े बड़े थिएटर कंपनियों के साथ सहभागिता भी करता रहा है, जिसमें से दूसरी बड़ी थिएटर कंपनी से हम ये सिलसिला इसको जोड़ते हैं, जो आज़ादी के बाद मतलब बड़ी रंगमंडलियों में, दिल्ली में जो रंगमंडलियां काम करते हैं उसमें एक नया थिएटर बड़ी रंगमंडली है, जिसमें सतत अभिनेता एक साथ रहते हैं। और नया थिएटर का तो एक यह है कि बेर हबीब तनवीर जहां जहां रहते थे, नया थिएटर के अभिनेता उनके पास रहते थे। जब वो सांसद थे 71 से लेकर 77 तक राज्यसभा के, तो जो उनको सांसद होने के नाते जो आवास मिला हुआ था, नया थिएटर के अभिनेता वहीं पे रहते थे। फिर वहां जब सांसद नहीं रहे तो करोल बाग चले गए, करोल बाग से फिर बेर सराय, और बेर सराय में तो बहुत सारे लोग ऐसे गवाह हैं जो हबीब तनवीर की रिहर्सल देखने के लिए पहुंचते थे, और बहुत सारे लोग बताते हैं कि कैसे अभिनेता खाना बनाते हुए रिहर्सल करते थे, जिसका जो क्यू है वहीं से वो डायलॉग बोलता था। तो एक परिवार जैसा बना था, और परिवार जैसे बनने का ही परिणाम हुआ कि नया थिएटर ने इतने कलात्मक ढंग से और इतने पेशेवर तरीके से उन लोक अभिनेताओं के साथ ऐसे नाटक प्रस्तुत किए जिसका एस्थेटिक्स भी किसी मायने में कम नहीं था। तभी फ्रिंज फेस्टिवल में जब जाता है एडिनबरा में, तो 1984-85 में ये पहला, 82 से 85 के बीच में, मैं डेट अभी मुझे इतना ध्यान से नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसी दौर में ये चरण दास चौर को पहले दिन ही पुरस्कार मिल जाता है। और यूरोप की यात्रा देखेंगे कि यूरोप और अन्य देशों में कितनी बार नया थिएटर को अपने रेपर्टरी के साथ बुलाया गया। रेपर्टरी के मतलब कि आपकी कंपनी में हमेशा 6 से 7 ऐसे नाटक तैयार हैं जिसको आप कभी भी मंचित कर सकते हैं। मैंने भी 2009 में एक साथ नया थिएटर के 6-7 नाटकों की प्रस्तुति देखी थी, जिनका मैं नाम आपको ले रहा हूँ। चरण दास चौर, आगरा बाजार, कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना, राज रक्त, सड़क, और जिस लाहौर में देखा वे जम आई। ये ऐसी प्रस्तुतियां हैं जिसको आज भी नया थिएटर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ रिवाइव कर लेता है और लोगों के सामने प्रस्तुति करता रहता है। तो नया थिएटर ने एक और जो काम किया वो था कि दूसरे थिएटर के साथ कोलैबोरेशन करना, या उनको बुलाया गया। जैसे 90-80 के दशक के अंत में जब दुश्मन जो हबीब तनवीर को रंगमंडल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के साथ एक नाटक करने के लिए बुलाया गया, जिसमें उन्होंने अपने ग्रामीण अभिनेताओं को लेकर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के अभिनेताओं के साथ मिलकर एक नाटक प्रोड्यूस किया जिसका नाम था दुश्मन। लेकिन 89 से पहले आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य रंगमंडल की स्थापना के बाद उसमें गति तब 57-58 में स्थापना होती है, और गति तब आती है जब 62 में आके इब्राहिम अलकाजी उसके निदेशक बन जाते हैं। और इब्राहिम अलकाजी निदेशक बनने के बाद पहला काम ये करते हैं कि 1964 में रेपर्टरी कंपनी बनाते हैं। शुरुआती लोग में रेपर्टरी कंपनी में ओम शिवपुरी है इसके सक्रिय सदस्य, वो रंगमंडल के निदेशक भी होते हैं। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी ने भी हम जानते हैं कि वो रेपर्टरी कंपनी की तरह काम करती है, जहाँ पे अभिनेता अनुबंध पे रखे जाते हैं। उसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभिनेता भी हो सकते हैं और बाहर से भी अभिनेता रखे जा सकते हैं। तो इब्राहिम अलकाजी की जो योजना थी 1962-63 के आसपास, उन्होंने एक लेख लिखा था नेशनल थिएटर की परिकल्पना करते हुए सेमिनार पत्रिका में। उस नेशनल थिएटर की परिकल्पना में उनके शामिल था कि कैसे भारत में राष्ट्रीय थिएटर कायम किया जा सकता है। उसका मुख्य केंद्र बिंदु था एक प्रशिक्षण विद्यालय होना चाहिए जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रूप में था, और 2 रेपर्टरी होनी चाहिए, और इसी तरह राज्यों की भी अलग अलग रेपर्टरियां होनी चाहिए। उस रेपर्टरी और उस 2 रेपर्टरी में एक रेपर्टरी जो केंद्र में स्थित हो, यानी सेंटर में हो, और एक रेपर्टरी जो टूर करता हो, जो घूमे पूरे देश में, और इसमें तरह और कहे कि साल में, वर्ष में कम से कम 4 प्रोडक्शन होना चाहिए। 2 क्लासिकल्स की, 2 अच्छे नाटकों की प्रस्तुति होनी चाहिए, जो उन्होंने कहा कि 4 प्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें एक क्लासिकल नाटक प्रोड्यूस होना चाहिए, 2 कंटेम्प्रेरी थिएटर राइटर्स के नाटक प्रोड्यूस होनी चाहिए, और एक विदेशी नाटकों के अनुवाद होना चाहिए। और राज्य की राजधानियों में जो रेपर्टरी होंगे वो क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। जैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में कोई रेपर्टरी कंपनी खुलती है तो वो कन्नड़ में अपना थिएटर कर सकती है, और जो केंद्र की भाषा होगी वह हिंदी होगी, हिंदी की भाषा।
तो इस तरह से वो रिपर्टरी कंपनी की परिकल्पना करते हैं। बहुत बाद में जाके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जब अनुराधा कपूर निदेशक थी, तो उन्होंने एक और रेपर्टरी कंपनी बनाई, रेपर्टरी कंपनी के तहत, जिसका नाम यायावर रखा, और उसके तहत रंजीत कपूर ने एक नाटक प्रोड्यूस किया था 2 कहानियों के साथ, जिसमें एक विजय तामदेथा की कहानी थी और एक पनीश्वर नाथ रेणु की कहानी थी, पंचलैंड, और चेखव की कहानियों को भी प्रोड्यूस किया था, चेखव की कहानियां नाम से, जो उनके कहानियों का संग्रह। तो 64 से लेके अब तक 50 साल से ज्यादा हो चुका है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी में होता है कि 6 साल के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक या कोई 6 साल के अनुबंध के लिए उसमें काम करते हैं, और उनको एक अनुबंधित या नौकरी पेशा अभिनेता के तौर पर उस पर काम करना पड़ता है, जिसका परिणाम ये होता है कि मैंने खुद एक से एक नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपर्टरी कंपनी में खेले जाते हैं। उनकी एक फहरिस्त है, सबका नाम लेना संभव नहीं, और ऐसे ऐसे अभिनेता जब शुरू होता है तो ओम शिवपुरी के उसमें रहते हैं, बाद में राजेश विवेक, रघुवीर यादव। मैंने एक कोलाज देखा था 2015 में, जब उसका 50वां साल मनाया जा रहा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी, जिसमें रघुवीर यादव सैया भय कोतवाल की भूमिका में आते हैं। फिर बेगम का तकिया, इसके जो प्ले हैं एक से एक, रंजीत कपूर ने बेगम का तकिया प्रोड्यूस किया था। मैकबेथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी के लिए ही बर्नम वन के नाम से बवा कारण ने तैयार किया था, जिसमें के रैना, तो आप जानते हैं कि के रैना ने मैकबेथ की भूमिका की थी। वीरेंद्र राजदान, जब आप महाभारत आजकल देख रहे होंगे, वीरेंद्र राजदान उसमें विदुर की भूमिका करते हैं, तो वो उसमें बैंको बने हुए थे। रेपर्टरी कंपनी में ही टीवी सीरियल की मशहूर एक्ट्रेस, जिसको आप जानते हैं, उत्तरा सुरेखा सीकरी, जो बधाई हो फिल्म में आई थी, उत्तरा बावकर, राजेश विवेक, रघुवीर यादव, बाद में चल के गोविंद नामदेव, श्री वल्लभ व्यास, इरफान खान ने भी कुछ दिनों तक रेपर्टरी में काम किया। एक लंबी फहरिस्त है, अभी तक अभिनेता वहाँ पास आउट होने के बाद रेपर्टरी में काम करते हैं। रेपर्टरी में पहले अभी ठीक ठाक रहता, तो मई से लेकर 15 मई और 15 जून से लेकर रेपर्टरी में पहले ग्रीष्मकालीन नाट्य महोत्सव की एक परंपरा होती थी, इसमें 4-5 एक नाटक के 4-5 शो होते थे। मैंने जो रेपर्टरी नाटक पुराने नाटकों के अलावा जो रेपर्टरी के नाटक मैंने देखे, उसमें उल्लेखनीय नाटक बेगम का तकिया है, जिसको रंजीत कपूर ने दोबारा प्रोड्यूस किया था। अनिल चौधरी का एक नाटक बहुत मशहूर हुआ था, लैला मजनू। सैया भय कोतवाल, जिसमें रघुवीर यादव बने थे। कर्मा वाली नाटक M.K. रैना ने डायरेक्ट किया था। राजेंद्र नाथ ने बाद में अभी भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ताजमहल का टेंडर, मनोहर सिंह का नाम याद दिलाया सुनीता बुद्धिराजा ने। मनोहर सिंह भी रेपर्टरी कंपनी के प्रमुख अभिनेता थे, और उन्होंने लुक बैक इन एंगर, तुगलक इत्यादि जैसे बहुत सारे नाटकों में काम किया था मनोहर सिंह ने, और वो इब्राहिम अलकाजी के प्रिय अभिनेता थे। अम्माल अलाना के साथ भी बहुत सारे नाटकों में उन्होंने काम किया। बेगम बर्वे और हिम्मत माई में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। तो कुछ नाम याद आते हैं, कुछ भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति की बात है, और ये थोड़ी औपचारिक बातचीत में करना चाह रहा हूँ। तो अभी भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी में आप जाएंगे, जो उषा गांगुली का एक नाटक बायन होता है। सुरेश शर्मा जी ने कुछ नाटक प्रोड्यूस किए हैं। फिडलर्स ऑफ द रूफ का हिंदी में आता है। खासीराम कोतवाल की प्रस्तुति होती है अभी भी। मैंने जो नाटक देखे उसमें उल्लेखनीय नाटक राम नाम सत्य है, चेतन दातार ने प्रोड्यूस किया था। बाण भट्ट की डायरेक्ट किया था। बाण भट्ट की आत्मकथा जो M.K. रैना ने किया था। विरासत देखा था मैंने, जो अनुराधा कपूर ने किया था, 3.25 घंटे का नाटक। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक लिगेसी है, रेपर्टरी की लिगेसी है। देवेंद्र अंकुर जी ने एक लंबा लेख लिखा है कि रंगमंडल के 50 साल के होने के आसपास में, कि कौन सी 50 प्रस्तुतियां हैं रंग प्रसंग जिसको वो उल्लेखनीय मानते हैं, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की छात्र प्रस्तुतियां भी और रंगमंडल की प्रस्तुतियां भी है। उस लेख का सहारा लिया जा सकता है किसी को फर्दर इसमें दिलचस्पी हो तो। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जोड़ के एक तीसरे रंगमंडल की तरफ मैं दिल्ली बात हो रही है, मैं थोड़ी बहुत बात करके और दूसरे शहरों की तरफ जानूंगा। तीसरे रंगमंडल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जिसका नाम है अभियान। अभियान की स्थापना 1967 में हुई थी, और इसके संस्थापक राजेंद्र नाथ थे, और टीपी जैन, विश्वमोहन बडोला, कीमती आनंद, कुलभूषण खरबंदा इत्यादि लोगों ने इसमें काम किया था। राजेंद्र नाथ ने 2 नाटक उनके बहुत मशहूर हुए थे, जिसको उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए भी दोबारा प्रस्तुत किया। वो 2 नाटक थे घासीराम कोतवाल, जिसमें आज भी
घासीराम कोतवाल का मंचन होता रहता है। घासीराम कोतवाल में नाना फडणवीस की भूमिका राम गोपाल बजाज निभा चुके हैं और अब आजकल नाना फडणवीस की भूमिका सुरेश शर्मा जी निभाते हैं। फिर राजेंद्र नाथ ने अभियान के लिए ही एक नाटक निर्देशित किया था जो बहुत चर्चित हुआ था। उस नाटक का नाम था, विजय तेंदुलकर का ही नाटक था, जात ही पूछो साधु की। उस नाटक में केंद्रीय भूमिका एस.एम. जहीर करते थे। एस.एम. जहीर को आप टेलीविजन सीरियल्स, फिल्म्स में आप देखे होंगे। एक रुका हुआ फैसला में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक रुका हुआ फैसला भी दिल्ली स्टेज का एक बहुत चर्चित नाटक है जिसमें उस समय के सारे बड़े अभिनेता और रंगकर्मी काम कर रहे थे, जिसे रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। जो 12 एंग्री मैन अंग्रेजी की फिल्म से रूपांतरित था। बाद में इन्हीं अभिनेताओं को लेकर बासु चटर्जी ने एक रुका हुआ फैसला नाम से एक फिल्म भी बनाई। तो खैर, तो एस.एम. जहीर जी की लोग और की जो लोग बाद में वृद्ध होने के बाद एस.एम. जहीर ने जब जात ही पूछो साधु की केंद्रीय भूमिका जो महिपत बब्रुवाहन की थी वो छोड़ दिया। उसके बाद राजेंद्र नाथ जी को जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपटरी ने इनवाइट किया तो उन्होंने फिर से एक बार रिक्रिएट किया, जिस लाहौर नहीं व्याख्या, सॉरी, जात ही पूछो साधु की थी। और उस रिक्रिएशन में जो मुख्य भूमिका थी वो अमरीश सक्सेना ने निभाई थी। वो भी इन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पिछले एक दशक में काफी चर्चित प्रस्तुति हुई रही है, जिसके काफी शोज हुए हैं। अभियान की भी स्थापना 67 में हुई थी और लिसिस्ट्राटा का मंचन हुआ था, जो सोफोक्लीज का नाटक है, जो युद्ध के निषेध पर आधारित है, जिसमें महिलाएं पुरुषों के खिलाफ विद्रोह कर देती हैं। तो अभियान में टीपी जैन थे, विश्व मोहन बडोला थे और श्याम अरोड़ा थे, कीमती आनंद, चेतना तिवारी, कुलभूषण खरबंदा थे, जिसने यहीं से और इन्होंने जो नाटक प्रोड्यूस किए थे अभियान ने, लिसिस्ट्राटा, जाति पूछो साधु की, खामोश अदालत जारी है, हानूश, घासीराम कोतवाल, गिनी पिग, मोहित चट्टोपाध्याय का नाटक इत्यादि। यहीं से कुलभूषण खरबंदा को लेके श्यामानंद जलान कलकत्ता चले गए, लेकिन कलकत्ता के नाट्य मंडलियों पे हम बाद में आएंगे। पहले यहाँ पे आते हैं कि राजेंद्र नाथ ने एक और दिल्ली के रंगमंडली के लिए, श्रीराम सेंटर रेपर्टरी के लिए, जिसके बाद में वो निदेशक भी रहे, जिस लाहौर नई व्याख्या का मंचन किया। और जिस लाहौर नई व्याख्या को पहली बार श्रीराम सेंटर मंडल के लिए हबीब तनवीर ने डायरेक्ट किया था। श्रीराम सेंटर रंगमंडली की बहुत लंबी परंपरा है नाटक प्रोड्यूस करने की, और आज भी कई सारे, समीप सिंह आजकल उसके डायरेक्टर हैं, राजेंद्र नाथ उसका डायरेक्टर रह चुके हैं, संजय उपाध्याय उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। संजय उपाध्याय ने श्रीराम सेंटर रेपर्टरी के लिए बहुत सारे नाटक प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें मैंगो सिल और कंपनी उस्ताद और ठुमरी इत्यादि नाटक है। श्रीराम सेंटर रंगमंडली का एक स्कूल भी चलता है। अभी जो उसके चर्चित नाटक है श्रीराम सेंटर रेपर्टरी के, उसमें राजेंद्र नाथ का एक नाटक है अग्निवर्षा, अग्नि और बरखा के नाम से, जो गिरीश कर्नाड का नाटक है। के मधवने का नाटक है जो तुगलक, उन्होंने डायरेक्ट किया है। समीप सिंह ने मानव कौल की कहानियों पर आधारित एक नाटक प्रेम कबूतर डायरेक्ट किया है। मैंने जो प्रस्तुति देखी है उसमें राजेंद्र नाथ की एक प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो उदय प्रकाश की कहानी मोहनदास पे आधारित थी। श्रीराम सेंटर रंगमंडल की भी एक बड़ी परंपरा रही है। जब उसमें बेसमेंट था और वो बेसमेंट थिएटर जब चलता था, उसमें भी ऐसे प्रोड्यूस होते थे प्ले जो बहुत एक सीमित संसाधन में, सीमित बजट में प्रस्तुत किए जाते थे और बहुत सारे लोग उसको देखते थे। बेसमेंट बंद होने के बाद एक प्रायोगिक रंगकन करने की क्षमता चली गई, लेकिन श्रीराम सेंटर रेपर्टरी ने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो जिन दिल्ली में जिन रंग मंडलियों के, बहुत सारी रंग मंडलियां हैं जिनका नाम लेते लेते मैं ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि ऐसी रंग मंडलियों के बारे में ना हमारे पास कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, ना आर्काइव है, और ना इस तरफ काम पे ध्यान दिया गया है। खुद मंडलियों ने भी ऐसी कोशिश नहीं की। जैसे अगर आप कोशिश करें कि आपकी इच्छा हो कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी के पुराने रिकॉर्डिंग्स देख पाए, तो 90 के बहुत बाद की रिकॉर्डिंग ही आपको मिल सकती है। कि पहले के नाटकों को आपको फोटो देख के ही काम चल पड़ेगा। फिर कोई ऐसा आर्काइव सेंटर नहीं है। के.एस. राजेंद्रन जी ने डायरेक्ट किया था श्रीराम सेंटर रेपर्टरी से नाटक अग्नि और बरखा। तो फिर कोई ऐसा आर्काइव नहीं है, लोग मंडलियों ने भी नहीं तैयार किया है कि जिसमें इन नाटकों की लिगेसी जो है और उसकी जो परंपरा है उसको सुरक्षित रखा जाए। पत्र पत्रिकाओं में इधर उधर बिखरी हुई है। एक और
महत्वपूर्ण रंगमंडली है देशांतर के नाम से जो बनी थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातकों का जब इब्राहिम, दिलचस्प कहानी है, तो इब्राहिम अलकाजी से मनमुटाव हुआ और उनको लगा कि वो उन पे बहुत हावी हो रहे हैं, तो वहां से निकल के ओम शिवपुरी, बबा कारंत, राम गोपाल बजाज, ब्रिजमोहन शाह लोगों ने एक मंडली बनाई 1967 में, जिसका नाम रखा उन्होंने देशांतर। और 1967 से लेकर 73 तक देशांतर और अभियान और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपटरी के बीच जबरदस्त होड़ रहा अच्छे नाटक प्रस्तुत करने की, और जाहिर है इसमें उस समय के दर्शकों को बहुत फायदा हुआ होगा। और आप सोचिए कि देशांतर ने पहला, और देशांतर ने देशांतर से मोहन राकेश भी जुड़े हुए थे। और ये जो कहा जाता है कि अब नाटक जब लिखा नाटककार तो रंगमंच के साधनों को देखते हुए लिखता है, और देखने के बाद उसमें अभिनेता को केंद्र में रख के वो अपना स्क्रिप्ट लिखता है। ऐसा कहा जाता है कि आधे अधूरे लिखने के पीछे की प्रेरणा ओम शिवपुरी थे, जिन्होंने इसके पहले मंचन में भूमिका भी निभाई थी। ओम शिवपुरी ने 5 रोल उन्होंने किए थे और उसको निर्देशित भी किया था। तो देशांतर की पहली प्रस्तुति थी। उसके बाद बाबा कारंत ने इसके लिए हायवदन प्रस्तुत किया हिंदी में, ब्रिजमोहन शाह ने इसके लिए प्रस्तुति, राम गोपाल बजाज ने प्रस्तुति किया। जो प्रमुख प्रस्तुतियां हुई, आधे अधूरे, हैवदन, तुगलक, गणदेवता, कंजूस इत्यादि प्रस्तुत किए गए देशांतर के मंच से। जो नया थिएटर के नए पास आउट थे वो भी बहुत शिद्दत से याद करते हैं कि कैसे देशांतर ने उनको मदद की पेशेवर थिएटर से जोड़ने पे, और वो अपने को देशांतर से जोड़ने में अपने को गर्व महसूस करते थे। बाद में देशांतर बिखर गया। देशांतर से निकलने के बाद ओम शिवपुरी बॉम्बे चले गए और वो फिल्मों में काम करने चले गए। बाद में उन्होंने रंगमंच कभी नहीं किया। मोहन महर्षि जयपुर चले गए, उन्होंने संकेत नाम से अपना एक समूह बना लिया। बीएम शाह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चले गए। कारंत, बीवी कारंत 75 के बाद 77 के करीब में, 62 से 77 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक इब्राहिम अलकाजी रहते हैं। उसके बाद बाबा कारंत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बनते हैं। रामपाल बजाज पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए, और इसी तरह से देशांतर बिखर गया। 81 में फिर से कोशिश हुई थी, लेकिन वो मामला जम नहीं पाया। तो दिल्ली में इसके साथ ही बहुत सारी रंगमंडलियां हैं जो बनी और बिखरती चली गई। अग्रदूत नाम की एक रंगमंडली थी जो मॉडर्न स्कूल के पास आउट्स ने मिलकर बनाई थी, जिसमें दीनानाथ थे, श्याम गुलाटी थे, बहुत सारे लोग थे, और ये अपना फेस्टिवल भी करते थे, और ये कहीं से कोई सरकारी मदद नहीं लेते थे। इसी तरह बहुत से अंग्रेजी में काम करने वाली मंडलियां थी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में। यात्रिक थी, जॉय माइकल की संस्था। थिएटर एक्शन ग्रुप था जो बैरी जॉन की संस्था थी। रुचिका, जिसको फैजल अलकाजी की संस्था थी। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, लेकिन वो पेशेवर कंपनियों की तरह नहीं चले। वो अभिनेताओं को जोड़ते थे और उसके साथ नाटक प्रोड्यूस करते थे, जिसमें संभव था, संभव जो देवेंद्र राज अंकुर का बनाया समूह है, जिसका कोई भी दस्तावेज आप खोले तो अंकुर जी ने भी कोई उसका दस्तावेजीकरण करने का नहीं मिलेगा, लेकिन इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए और कहानी के रंगमंच को आगे बढ़ाने में संभव की भूमिका रही। संभव के साथ मनोज वाजपेयी भी जुड़े थे और उन्होंने अपना मोर्चा में जवान की भूमिका निभाई थी, जिसका डायरेक्शन देवेंद्र राज अंकुर ने किया था। देवेंद्र राज अंकुर ने हिंदी की बहुत सारी कहानियों, बहुत सारे उपन्यासों को संभव के जरिए मंच पर पेश किया। प्रयोग एम.के. रैना का बनाया हुआ समूह था। एम.के. रैना ने जुलूस और भीष्म साहनी के कई नाटकों, कबीरा खाड़ा बाजार में, हानुश, माधवी, और बाद में कभी न छाड़े खेत, हिरोशिमा, बादल सरकार के नाटकों को प्रस्तुत किया। आजकल वो 3 आर्ट्स क्लब की प्रस्तुति करते हैं। 3 आर्ट्स क्लब के साथ एम.के. रैना जुड़े हुए हैं। इस तरह से 90 के दशक के बाद जो प्रमुख दिल्ली में नाटक मंडलियां उभरती हैं, ये दिल्ली के नाटक मंडलियों से उनको लगता है कि बहुत समय ले लेगा। मैं अब छोटे छोटे शहरों के दूसरे शहरों के नाटक मंडलियों को जाना चाहता हूँ। अस्मिता का उभार होता है 90 के दशक के बाद। थोड़े समय लिए H1 आता है, जिसमें बड़े सारे अभिनेता जुड़े होते हैं, और कई ऐसे क्लब भी मिलते हैं जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर करना चाहते हैं, जिसमें विवादी नाम से ग्रुप बनता है, जो इसमें पेंटर, लेखक, थिएटर प्रैक्टिशनर सब बनते हैं। तो इनसे और वो एक कोलैबोरेटिव काम करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के बाहर जो हिंदी के बड़े सेंटर हैं, उसमें बॉम्बे में थिएटर यूनिट है। थिएटर यूनिट की स्थापना इब्राहिम अलकाजी ही करते हैं 1954 के आसपास, और उसमें वो एक स्कूल चलाते हैं। वो भी खुद रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से पढ़ के आए हैं, और उसमें वो ट्रेन करते हैं। और उसी समय 54 के आसपास उनको बुलाया जाता है कि आइए आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाइए। रिफ्यूज कर देते हैं,
लेकिन 8 साल के बाद 62 में वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आ जाते हैं। उसके बाद थिएटर यूनिट का काम वहाँ पे उन्हीं के अंदर प्रशिक्षित हुए सत्यदेव दुबे देखने लगते हैं और सत्यदेव दुबे हिंदी में बड़ा विपुल रंगमंच करते हैं और वो ययाति निर्देशित करते हैं एवं इंद्रजीत निर्देशित करते हैं, आधे अधूरे निर्देशित करते हैं, सारी रात, नो एग्जिट जो 7 का नाटक है, बंद दरवाजे के नाम से, संभोग से सन्यास तक जो ओशो की किताब संभोग से समाधि तक पे आधारित है। सत्यदेव दुबे छत्तीसगढ़ के थे, ये विजय आनंद के क्लासमेट थे, क्रिकेट में मन नहीं लगा तो थिएटर में चले आए, थिएटर यूनिट से एक्टिव है काफी समय तक। अभी के बहुत सारे रंगकर्मियों ने मुंबई के जो हिंदी रंगमंच करते हैं वो सत्यदेव दुबे के इस स्कूल से थिएटर यूनिट से पढ़ के निकले हैं। नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह ने इनके यहाँ काम किया, अमरीश पुरी, सुनीला प्रधान, अमोल पालेकर ने भी इनके साथ काम किया। हाय बदर में अमरीश पुरी और अमोल पालेकर थे। आधे अधूरे में अमरीश पुरी ने भूमिका की थी। अमरीश पुरी उनके प्रिय अभिनेता हुए करते थे। राजेश खन्ना में भी काम था सत्यदेव दुबे के साथ। बाद में सत्यदेव दुबे के ग्रुप से ही प्रशिक्षित सुनील शानबाग ने, जिन्होंने सारी रात में काम किया था सत्यदेव दुबे के साथ, उन्होंने 1985 में अपनी थिएटर कंपनी बनाई अपर्णा और उन्होंने पेशेवर अभिनेताओं के साथ काम करना शुरू किया। अंधा युग किया सत्यदेव दुबे जी ने। अंधा युग तो उनका चर्चित नाटक है ही। उस समय ऐसा था कि ये जो सारे नाटक थे वो हर शहर में अलग अलग निर्देशकों के द्वारा खेले गए। तो अपर्णा से दो बहुत महत्वपूर्ण नाटक प्रोड्यूस किए 90 के दशक 2000 के दशक में सुनील शानबाग में, जिसमें कॉटन 55 अलिस्टर 84 है जो बॉम्बे में कपड़ा मिलों पे आधारित है। फिर नाटकों में सेंसरशिप को लेकर सेक्स मैरोलिटी एंड सेंसरशिप जैसा नाटक उन्होंने प्रोड्यूस किया। बॉम्बे में ही काम करने वाली पेशेवर रंग संस्थाओं में दिनेश ठाकुर का एक कंपनी अंक जो 1977 के करीब में स्थापित हुई थी और दिनेश ठाकुर भी देशांतर से जुड़े हुए थे, दिल्ली से थिएटर करते थे, किरोड़ीमल कॉलेज से और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोगों के संपर्क में रहे थे। देवराम जगदूर और महेश आनंद सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने अंक जाके वहां पे स्थापित किया और अंक का एक नाटक है हाय मेरा दिल, वो बहुत चर्चित हुआ था। जिस लाहौर व्याख्या उन्होंने निर्देशित किया था, मुझे जिस लाहौर ने व्याख्या देखने का मौका मिला था और अंक अभी भी मुंबई में काम कर रहा है। मुंबई में एक और हिंदी नाटक की संस्था है एकजुट जो नादिरा जहीर बब्बर चलाती है और नादिरा जहीर बब्बर में भी पेशेवर रंगकर्मी और वो उत्सव भी करते हैं। उन्होंने एक एक नाटकों के कई सारे शोज भी करते हैं। तो उस एकजुट के जो चर्चित नाटक हैं उसमें आशीष विद्यार्थी द्वारा एक निभाया गया नाटक भूमिका एकल प्ले है दयाशंकर की डायरी, वो बहुत चर्चित नाटक है। और एक सरिता जोशी जो गुजराती थिएटर की एक्ट्रेस हैं, सीरियल्स में भी काम करती हैं। सरिता जोशी ने सकूबाई में काम किया है। फिर पेंसिल से ब्रश तक, ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट, बेगम जान। एकजुट के पास भी एक रिपोर्टायर है जहां एकजुट जाके नाटक करता रहता है और कई सारे शहरों में घूमता रहता है। तो उन्होंने भी एक अच्छे नाटक अपने पास इकट्ठा किए हैं जिसके वो मंचन करते रहते हैं। और पृथ्वी थिएटर में इन लोगों को बहुत लाभ भी पहुंचाया। पृथ्वी थिएटर का स्थापना के बाद इनको एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे थिएटर कर सकते हैं। बॉम्बे में हिंदी से इंटर और बाद हिंदी नाटकों की तरफ आते हैं वो ग्रुप है मोटली जो नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और बेंजामिन गिलानी, आकाश खुराना जैसे लोगों ने बनाया था, जो अंग्रेजी नाटक मूलतः प्रोड्यूस करता था। और वेटिंग फॉर गोदो इनका एक चर्चित प्ले था। सत्यदेव दुबे ने भी इनके लिए एंटीगनी नाम से एक नाटक डायरेक्ट किया था। बाद में इस्मत चुगताई के नाटकों को, कहानियों को मंचित करने के लिए कहानी का रंगमंच की शैली में ये हिंदी नाटकों की तरफ आए, लेकिन मुख्यतः ये अंग्रेजी में काम करते रहे। मुंबई के बाहर जो एक बड़ा सेंटर है, और मैंने कहा कि कुलभूषण खरबंदा को दिल्ली से कलकत्ता की ओर श्यामानंद जालान लेके गए, तो श्यामानंद जालान एक संस्था के साथ काम करते थे जिनका नाम था अनामिका, जिसके साथ प्रतिभा अग्रवाल, श्यामानंद जालान जैसे लोग जुड़े हुए थे। और मोहन राकेश, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर के नाटक अनामिका में भी मंचित हुए। अनामिका के लिए ही खेले गए नाटक लहरों के राजहंस के लिए जो मोहन राकेश और श्यामानंद जालान के बीच जो पत्राचार हुआ था उसकी काफी चर्चा आज तक होती है। और शुतुरमुर्ग, सखाराम बाइंडर, लहरों के राजहंस जैसे नाटक इन्होंने शुतुरमुर्ग, लहरों के राज जैसे नाटक अनामिका के लिए किए। अनामिका से बाद में अलग हो जाते हैं श्यामानंद जालान और पदातिक नाम से एक
ग्रुप बनाते हैं, पदातिक नाम से ग्रुप बनाते हैं, जो अभी भी सक्रिय है पदातिक में। विनय शर्मा उसके डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, वो उसका काम देखते हैं। और पदातिक के पास भी ऐसे नाटक है जिसका जो पेशेवर जो कई सारे शोज पदातिक करता रहता है। पदातिक के जो मैंने नाटक देखे हैं, श्यामाल जलान ने जो एक बहुत खूबसूरत नाटक प्रोड्यूस किया था, लहरों के राजहंस, जो एक बहुत इंस्टॉलेशन में बहुमुख में हमने देखा था उसको। फिर बिखरे बिंब, पदातिक ऐसी संस्था है जो दूसरे डायरेक्टर्स को भी अपने लिए नाटक डायरेक्ट करने के लिए बुलाती रहती है। तो राजेंद्र नाथ जी ने उनके लिए जाके जो गिरीश कर्नाड का नाटक है वो डायरेक्ट किया था। पदातिक का हाल का चर्चित नाटक विनय शर्मा डायरेक्ट करते हैं कि हो सकता है दो कुर्सी और दो आदमी, जो एक रूम थे, एक बहुत ही सीमित संसाधनों में तैयार किया गया नाटक है, मुझे देखने का मौका नहीं मिला अभी तक। और कुलभूषण खरबंदा के साथ भी उन्होंने एक नाटक तैयार किया, जो महेश कोचवार का नाटक आत्मकथा की पे है, और जिसको विनय वर्मा ने ही शायद डायरेक्ट किया है। तो ये भी एक दिलचस्प प्रस्तुति है, और इसका भी मंचन आजकल होता रहता है। कलकत्ते की जो और रंगमंडलियां हैं, उसमें रंगकर्मी है, जो उषा गंगुली ने बनाया था 70 के दशक में ही, और जिससे बहुत सारे नाटक चर्चित हुए, रुदाली, महाभोज, कोर्ट मार्शल। फिर होता यही है, हर रंगमंडल के साथ दिक्कत नहीं होती है कि एक समय तक अभिनेता काम करते हैं, और चूंकि रंगमंच में कमाई कम है तो फिल्मों की तरफ चले जाते हैं, या मतभेद हो जाते हैं उनके, तो वो उस समूह से होकर दूसरा समूह बना लेते हैं, और इससे नए अभिनेता आते जाते रहते हैं। तो एक सिनर्जी तो कायम रहती है, लेकिन नए अभिनेताओं के प्रशिक्षण में भी समय मिल जाता है। हबीब तनवीर जब तो फिर उमा झुंझुनवाला का भी एक थिएटर ग्रुप है जो वहां पे काम करता रहता है। बॉम्बे कलकत्ता से बाहर मध्य प्रदेश में 80 के दशक में भावाकारंद जब गए और भारत भवन की स्थापना हुई, मध्य प्रदेश रंगमंडल बना, और मध्य प्रदेश रंगमंडल ने एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदी प्रदेश में कोई रंगमंच कायम किया। और यहाँ भी था कि अभिनेता अनुबंध पे रखे जाते थे, और ये अभिनेता नाटक डायरेक्ट करते थे, और इन अभिनेताओं के साथ बाहर के डायरेक्टर आके नाटक प्रोड्यूस करते थे। इसमें फ्रिट्ज बेनविट जैसे लोगों ने जर्मनी से आके काम किया और नाटक प्रोड्यूस किया। और मध्य प्रदेश रंगमंडल भावाकारंद ने इनमें शंकर प्रसाद के नाटक को प्रस्तुत करने में रुचि दिखाई, और स्कंद गुप्त के प्रस्तुति के लिए आज भी इनकी चर्चा की जाती है। फिर मध्य प्रदेश की जो स्थानीय भाषाएं हैं, बुंदेली, मालवी और छत्तीसगढ़ी में भी इन्होंने नाटक डायरेक्ट किए। विदेशों के नाटक जैसे और या संस्कृत के नाटक, संस्कृत नाटक मिट्टी की गाड़ी को मालवी में गारा की गाड़ी के नाम से मंचित किया गया, वीवी कारंद ने डायरेक्ट किया था। इंसाफ को घेरा का बुंदेलखंडी में मंचित किया गया। वेटिंग फॉर गोदो का गौडाला देखा थन के नाम से छत्तीसगढ़ी में मंचन किया गया। इसी मध्य प्रदेश रंगमंडल से बाद में हबीब तनवीर जब दिल्ली से छोड़ के भोपाल गए, तो मध्य प्रदेश रंगमंडल से जुड़े, और उन्होंने मुद्दा राक्षस नाटक, बहुत सारे नाटक प्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश रंगमंडल के अभिनेताओं से विवाद हुआ, और बाद में अपने अभिनेताओं को लेकर अलग हो गए। और तो इस तरह से हिंदी में बहुत सारी मंडलियां, बहुत सारों के नाम अभी छूट रहे हैं, जो इन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो शौकिया तौर पे उभरी, और उन्होंने कुछ दिन के लिए काम किया, लेकिन बाद में बिखर गई। इलाहाबाद में ऐसी बहुत सारी मंडलियां थी, इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन, या अभी भी छोटी छोटी मंडलियां हैं, काम करती हैं। दर्पण की उत्तर प्रदेश में बहुत सारी शाखाएं थी, जो कानपुर में स्थापना हुई थी, डॉक्टर सत्यमूर्ति ने की थी, जिसमें उर्मिल कुमार थपलियाल जैसे निर्देशक भी काम करते थे, राज बब्बर जैसे लोगों ने काम किया था। इप्टा लखनऊ और या दीपा रंगमंडली या राज बिसारिया की अपनी थिएटर कंपनी ने भी बहुत सारा अच्छा काम किया है। पटना में भी पेशेवर इसी तरह से रंगमंडली, रंग समूह बना के काम करने की शुरुआत हुई थी। कला संगम बनाया गया था, जिसमें सतीश आनंद और सुलभ जैसे लोग थे, और अमली और तुगलक जैसे नाटक या जुलूस जैसे नाटक मंच किए गए थे। इप्टा के लोगों ने संगठित 80 में इप्टा का एक दल बनाया पटना में, और इप्टा ने भारतेंदु के शतवार्षिकी में एक नाटक है, जिसमें भारतेंदु के नाटक प्रोड्यूस किए गए। इप्टा द्वारा खेले गए नाटकों में मुक्ति पर्व जो अविनाश चंद्र मिश्रा का नाटक था, या जावेद अख्तर खान ने एक नाटक लिखा, कथा दूर देश एक कथा, और फिर भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए नाटक, तनवीर अख्तर ने नाटक डायरेक्ट किया था स्पार्टाकस। तो 80 से 90 के बीच में पटना इप्टा ने भी एक काफी सार्थक रंगकर्म किया था, और एक रंगकर्मियों के सामूहिक एकजुटता और एक साथ रहने की वजह से। फिर जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ने आए संजय उपाध्याय, तो 87 से 90 के बीच में, तो यहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने
आपने एक रंग मंडली बनाई निर्माण कला मंच के नाम से। अब निर्माण कला मंच के पास भी एक रिपोर्टायर बना जिसमें आप लगातार ऐसे नाटक तैयार किए जो लॉन्ग रनिंग नाटक है, लंबे समय तक चलने वाले नाटक है, जिसमें उनका 700 से ज्यादा शो वाला विदेशिया तो है ही, फिर उगना नीलकंठ निराला है, तथा उगना पे एक नाटक है, हर सिंगार है, कंपनी उस्ताद, बहुत सारे ऐसे नाटक उन्होंने तैयार किए जो लंबे समय तक चले, जिनका निराला पर किया गया नाटक और विदेशिया या विद्यापति पे किया गया नाटक ऐसा है कि लंबे समय तक कई कई जगह पे वो मंचित हुआ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे मंडलियों की चर्चा करने की कोशिश की, बहुत सारे मंडलियों का नाम छूट गया, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि ये इन मंडलियों के अध्ययन से पता चलता है कि अभिनेताओं का एक रंग समूह, और इस चर्चा में मैं जानबूझ के जो अभी जो रंग मंडली काम कर रही है उसमें बहुत सारा जो रूप है वो पेशेवर नहीं रह गया है, वो अभिनेताओं के एक अस्थायी मंच के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, वो नाटक के प्रति या प्रस्तुति के प्रति प्रतिबद्धता है, समूह के प्रति प्रतिबद्धता जो है वो कम हो गई है। लेकिन जब मंडलियों का हम अध्ययन करते हैं आजादी के बाद के रंगमंच में, तो ये देखते हैं कि जब अस्थायी अभिनेताओं के समूह के साथ, कुछ अरसे तक अस्थायी अभिनेताओं के समूह के साथ ही सही, 6 साल या 7 साल तक ही, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मॉडल है, अगर आप रंगमंच करते हैं जहां अभिनेता दिन रात रंगकर्म के बारे में सोचता गाता रहता है, तो एक सार्थक रंगकर्म की रचना होती है, एक सार्थक रंग अनुभव रचा जाता है और लंबे समय तक खेले जाने नाटक बसते हैं। और तब जब आप समूह के साथ आप सहभागिता करते हैं, और इसीलिए इन आजादी के बाद के रंगमंच का इतिहास इस रंगमंडलियों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए तो रिचर्ड सेकनर, कार्ल वेबर जैसे लोगों ने आगे प्रस्तुत किया, तो इनके पास संसाधन थे। दूसरा था कि रंगमंडलों की प्रतिबद्धता या रंगमंडलों का काम सीमित हो जाने के कारण है कि अभिनेताओं को पेशेवर रूप से रंगमंडल समर्थ नहीं बना पाए हैं। सरकार ने भी ऐसी अहमियत नहीं समझी है कि कुछ रंगमंडल जो 60 साल से 50 साल से काम कर रहे हैं, हिंदी थिएटर के बाहर तो बहुत सारे ऐसे रंगमंडल हैं, सुरभि थिएटर कंपनी है, कर्नाटक में बहुत सारी कंपनियां हैं, सोपानम है, के.एन. पनिक्कर की कंपनी थिएटर कंपनी है, रतन थियम की थिएटर कंपनी कोरस है, कन्हई लाल के थिएटर कंपनी है, कला क्षेत्र है। इन थिएटर कंपनियों के संरक्षण का और इनके काम को आगे बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। जैसे हबीब तनवीर ने व्यवस्था की तो उनके थिएटर का सक्सेसर है रामचंद्र सिंह नया थिएटर का काम देखते हैं, लेकिन संसाधनों की और अभिनेताओं की किल्लत है, आय की वजह से, पेशेवर दिक्कतों की वजह से, जिससे काम करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये तय है कि जब आप एक अभिनेताओं के एक समूह के साथ आप काम करते हैं तो सार्थक रंगमंच होता है, और रंग आंदोलन भी एक गति आती है जिसका अभाव इस प्रतिबद्धता के अभाव की बातचीत जब आप साक्षात्कार पढ़ेंगे पुराने रंग निर्देशकों का, पुराने रंगकर्मियों का, तो आपको पता चल जाएगा। ITG की भी रेपर्टरी थी, पंजाबी नाटकों को बहुत सारे रंगमंच की थी, बहुत सारे ऐसे नाटकों के नाम छूट गए, कुछ मुख पे फोकस करने पे समय कम है हमारे पास और 1 घंटा अब होने आया है। अब मैं कुछ तो अपने हिसाब से मैंने रंगमंडलियों पे बातचीत करने की कोशिश की। मैं कुछ सवाल ले सकता हूँ, देख रहा हूँ, जैसे राजेश सिंह याद दिलाना है, के.एस. राजेंद्र शायद मैं भूल गया था। सुनीता बुद्धि राजा जी कह रही हैं कि दिनेश ठाकुर ने जिस लाहौर का बहुत सोच किए हैं, ये शो मैंने देखा है, सही बात है। शुभा मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि नया थिएटर की लेगेसी कौन देख रहा है, रामचंद्र सिंह है और उनकी बेटी है हबीब तनवीर की नगीन, वो देख रही हैं। तो आज ऐसे दिन, तो ये हिंदी थिएटर है, हिंदी थिएटर बाहर भी जब आप देखेंगे कि रंग कर्म का काम कैसे होता है या सार्थक मंच का होता है, तो बाहर भी और अन्य भाषाओं में भी जब आप एक सार्थक या जो रंग निर्देशक अभी काम कर रहे हैं वो भी महसूस करेंगे कि जब उनके पास अभिनेताओं की, अभिकल्पकों की एक टीम होती है जिसके साथ वो कोलैबोरेशन करके काम करते हैं, काम कर पाते हैं, तो तब वो बेहतर रच पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। लेकिन जब वो टीम बनाने से ही जूझेंगे, जब वो बेहतर टीम नहीं बना पाएंगे तो बेहतर रंग कर्म नहीं कर पाएंगे और लंबे समय तक चलने वाली प्रस्तुतियां नहीं कर पाएंगे।
और कोई भी रंगमंच 1 दिन 2 दिन में खेले जाने वाली प्रस्तुति से समृद्ध नहीं हो सकता है। वह लंबे अरसे तक खेली जाने वाली प्रस्तुति, हिंदी रंगमंच में ये बात कही जाती रही है कि हम लॉन्ग रनिंग शोज नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक चलने वाले शो नहीं कर पाते हैं। बहुत लेकिन जो आप देखिए कि नया थिएटर चरणदास शोर की उसने कितनी सारी प्रस्तुतियां की हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने घासीराम कोतवाल की ढेर सारी प्रस्तुतियां की हैं। एकजुट और अंक के प्रस्तुतियों की संख्या देखें, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। वो बार बार अपनी पुरानी प्रस्तुतियों पर लौटते रहते हैं, दर्शक भी उन प्रस्तुतियों को देखना चाहता रहता है। तो अभी भी इससे कई लोगों को प्रेरित होने की जरूरत है। रंग अध्येताओं को इन रंगमंडलियों के परिप्रेक्ष्य से रंग इतिहास को देखने की जरूरत है। अभिनेताओं को एक समूह बना के सार्थक रंगकर्म करने की जरूरत है, और निर्देशकों को भी जरूरत है कि वो एक टीम बनाए और बेहतर टीम के साथ बेहतर समय तक सद्भाव रखते हुए और सहभाव रखते हुए बेहतर रंग प्रस्तुति करें, तभी वो अस्थायी किस्म का रंग कर पाएंगे। मुझे लगता है कि 1 घंटे करीब हो गए हैं। इतनी देर आपने इस समय में सुना मुझे, और वाणी प्रकाशन ने अपने मंच से मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आप सबों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराते रहेंगे। ये वीडियो यहाँ उपलब्ध रहेगा, तो आप लगा ये मुझे बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे अपने में भी सुधार करने में मदद होगी। वाणी प्रकाशन से जुड़े रहें, किसी के लाइव देखते रहें। बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।